नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी जायदाद। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी जायदाद। और कितना रास्ता बाकी है रमेश? यही कोई 4-4.5 घंटे, वो भी अगर रास्ता क्लियर मिला तो। ओह, बोर हो रही हो? नहीं, भूख लगी है जोर से। तुम भी ना प्रिया, कितनी बार कहा है कि पहले बता दिया करो। जब तक जोर से भूख नहीं लगती बोलती ही नहीं हो। सोचा था कि तुम्हें भी लग जाए थोड़ी भूख, फिर खा लेंगे, पर तुम तो तुम ही हो। अच्छा, तब तक 2 बिस्किट खा लो, रोकता हूँ कहीं। ओके। प्रिया ने बिस्किट का पैकेट निकालकर खाना शुरू किया। एक आध मुझे भी दे दो। लो। प्रिया ने बिस्किट आधा करके उसके मुंह में डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद रमेश ने एक गाड़ी एक खूबसूरत से ढाबे के सामने रोक दी। चारों तरफ से सफ़ेद पहाड़ों से घिरा खुले आसमान के नीचे बड़ी सी टेबल के दोनों ओर चारपाइयों पर रंगीन दरियां और गोल तकिए। ढाबा तो बहुत अच्छा है, अब खाना अच्छा हो तो बात है। अच्छा ही होगा, देखते हैं। क्या खाओगी? मेन्यू आने दो। तभी वेटर ने मेन्यू रखते हुए पूछा, पानी रेगुलर या बोतल? बोतल ले आओ। जी। अब बताओ क्या खाओगी? पहले तुम बताओ। एक काम करते हैं, वेटर से पूछ लेते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा क्या मिलता है। ओके। वेटर से बात करके रमेश ने सरसों का साग और मक्का की रोटी का ऑर्डर दे दिया। खाना सच में अच्छा था। खाना खाकर दोनों फिर कार में आ बैठे। अब यहाँ से कोई 4 घंटे लगेंगे ना? हाँ, तकरीबन। मतलब हम अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएंगे। देखते हैं। एक बार चाय के लिए तो रुकना होगा। वो तो है, और जल्दी भी क्या है, जाके फिर वही सब बातें। मैं तो आना ही नहीं चाहता था। आना तो मैं भी नहीं चाहती थी, पर माँ को बुरा लगता। हाँ, हमारी शादी में भी तो अड़चन डाली थी उन्होंने। वो तो मैं अड़ गया, वरना शादी ही ना होने देती। अब ये मैं कैसे कहूँ, वो बड़ी हैं, उनके आगे कोई क्या बोल सकता है। यूं ही बातें करते करते वो 8 बजे रामगढ़ पहुंच गए। घर के सामने गाड़ी रोककर रमेश ने हॉर्न बजाया तो वॉचमैन ने भागकर बड़ा सा गेट खोल दिया। ये तो बहुत बड़ा घर है रमेश। हाँ, हमारे परदादा ने बनवाई थी ये हवेली। इसमें तो बहुत से कमरे होंगे। यही कोई 16 कमरे हैं। बाप रे, इसे साफ रखना भी तो एक परीक्षा ही होगी। पहाड़ों पे इतनी धूल मिट्टी तो होती नहीं, मौसम ठंडा ही रहता है, और नौकर है ना, वो देखते हैं सफाई का काम। तुम पहली बार आई हो ना, 2 दिन में सब जान जाओगी। मुझे तो घबराहट हो रही है। मैं हूं ना। रमेश ने गाड़ी एक तरफ रोकते हुए कहा। सामान वो बाद में आ जाएगा, बस पर्स ले लो अपना। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबूजी। प्रिया ने झुककर पैर छुए। खुश रहो, बड़ी देर कर दी। घर से तो जल्दी निकल गए थे, पर ट्रैफिक बहुत था, रमेश ने जवाब दिया। चलो मुंह हाथ धो लो, खाने की टेबल पर बात करेंगे। ठीक है माँ। रमेश प्रिया के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में आ गया। उनका सामान कमरे में पहुंच चुका था। बहुत बड़ा कमरा है। हाँ, अभी तो रात है, सुबह खिड़की खोलकर देखना, गजब के नज़ारे दिखाई देंगे। अच्छा, वो बाथरूम है, जाओ मुंह हाथ धो आओ। ठीक है। तौलिया तो सामान में बाथरूम में होगा। ओके। बाथरूम भी किसी 7 सितारा से कम ना था। बाथटब, हर चीज मौजूद थी वहाँ। बाप रे, सुना तो था उसने कि उसके ससुराल वाले खानदानी रईस हैं, पर इतने ये नहीं पता था। रमेश को भी ये सब तामझाम पसंद नहीं, वो सादगी से जीना पसंद करता है। इसलिए मेडिकल की पढ़ाई के बाद उसने अपना क्लिनिक एक छोटे से पहाड़ी इलाके चंदन नगर में खोल लिया था। प्रिया जब छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ आई तब दोनों की मुलाकात हुई और प्यार हो गया। रमेश चाहता था कि माँ और बाबूजी खुशी खुशी प्रिया को स्वीकार करें, पर जानता था कि बाबूजी तो कुछ ना कहेंगे, पर माँ का मानना मुश्किल है। इसलिए उसने पहले ही कह दिया था कि आप मानो या नहीं, शादी तो मैं प्रिया से ही करूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने मामूली घर की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। जब हमारे घर की हो जाएगी तो मामूली कहाँ रहेगी। वो भी उनका बेटा था, जवाब देना जानता था। अगर उससे शादी की तो सिवाय महाखर्च के विरासत में और कुछ न मिलेगा। वो भी नहीं चाहिए। आपने पढ़ा लिखा दिया, यही बहुत है, और प्रिया भी पढ़ी लिखी है। हम दोनों अपनी गृहस्थी संभाल लेंगे। एक बार फिर से सोच लो। मैंने प्यार किया है माँ, व्यापार नहीं जो नफ़े नुकसान की सोचूं। तो ठीक है, शादी कहाँ और कब कर रहे हो, खबर भिजवा देना, हम आशीर्वाद देने आ जाएंगे। इसके सिवा कोई और उम्मीद मत रखना। आपके आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए माँ। ठीक है। उसके बाद रमेश ने ज़्यादा देर नहीं की। रामगढ़ के ही मंदिर में उसने प्रिया से शादी कर ली।
शादी में प्रिया के परिवार के लोगों के सिवा उसके चंद दोस्त ही शामिल हुए। माँ और बाबूजी सिर्फ 10 मिनट के लिए आए थे। माँ ने प्रिया को 16 श्रृंगार के गहने, मेकअप और लाल साड़ी उपहार में दी। रमेश और प्रिया के पैर छूते ही वो गाड़ी में जा बैठी। बाबूजी कुछ देर रुकना चाहते थे, पर माँ के आगे उनकी कब चली थी। वो भी उन दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। उसी दिन वो प्रिया को लेकर चंदन नगर चला गया। कुछ मुश्किलें तो आईं, पर दोनों ने मिलकर अपनी गृहस्थी बना ली। इस बात को 2 साल होने को आए। बस कभी कभार हालचाल जानने के लिए ही उनकी माँ और बाबूजी से बात होती। पर रमेश का छोटे भाई प्रदीप का फोन हमेशा आता रहता। उसी ने बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि अकेले माँ का सामना कर सके, इसलिए उसे रमेश का साथ चाहिए। कुछ ही दिन बाद माँ का फोन आया कि उन्होंने प्रदीप के लिए लड़की देख ली है। दिवाली पर घर आ जाओ, बाकी बातें यहीं होंगी। रमेश क्लिनिक अपने दोस्त डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर नेहा को सौंपकर प्रिया के साथ घर आ गया था। क्या सोच रहे हो? बाथरूम में से कितनी आवाज लगाई कि गीजर का बटन कौन सा है, तुमने सुना ही नहीं? अरे वो तो एक ही बड़ा बॉयलर है नीचे, सब बाथरूम में वहीं से डायरेक्ट गर्म पानी आता है। चल गया पता। सारे नल खोल के देखने के बाद। तुम तो आंखें खोले सो रहे थे। नहीं, वो मैं पुरानी बातें याद आ गई क्या? प्रिया ने उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, कुछ यूं ही हुआ। जाने दो अब वो सब। जाओ मुंह हाथ धोआओ। हाँ, तुम तैयार हो जाओ और प्लीज यहाँ साड़ी वाड़ी पहन के टिपिकल बहू मत बन जाना। ओके बाबा, जाओ अब। थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर मौजूद थे। खामोशी के साथ वेटर द्वारा खाना परोसा गया। प्रिया को इन सब की आदत नहीं थी। उसने तो अपने मायके में हमेशा माँ के द्वारा ही भोजन परोसना देखा था, और शादी के बाद भी वो खुद ही अपने और रमेश के लिए खाना बनाती व परोसती थी। खाना बनाते समय भी 2 वेटर हाथ बांधे पीछे खड़े थे। उसे यूं लगा जैसे वो घर में नहीं किसी होटल में खा रही थी। सभी चुप थे। बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे अचार खाने का शौक था, पर टेबल पर तो कहीं अचार था ही नहीं। अचार है क्या? उसके मुंह से अकस्मात निकला। सभी के हाथ रुक गए और सभी उसको देखने लगे। यहाँ कोई अचार नहीं खाता प्रिया, तुम्हारे लिए कल मंगवा दूंगा या ले आऊंगा बाजार का अचार। नहीं नहीं, कल मैं खुद बना दूंगी। गाजर और गोभी का अचार सबको अच्छा लगेगा। अपने लिए बना लेना बहू, और कोई तो खाता नहीं। मैं खाऊंगा बहू, बरसों से नहीं खाया, मेरी माँ बनाती थी। हो गया, अब खाना खाओ सब। माँ ने कड़क नजरों से बाबूजी को देखा। मैं भी खाऊंगा भाभी, थोड़ा ज्यादा बनाना। प्रिया को ऐसा लगा मानो प्रदीप ने जानबूझकर कहा हो। हाँ बना दूंगी, अब तो खाना खा लेते हैं। प्रिया भी अपनी सास को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहती थी। रात को सोते समय प्रिया ने रमेश से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि प्रदीप माँ से बगावत पर उतर रहा है? उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा माँ ने। पर माँ क्यों बच्चों की खुशी में खुश नहीं है? ऐसा नहीं है, हमें पूरी आज़ादी दी थी उन्होंने, जब तक तुमसे शादी का फैसला नहीं लिया था। उसके बाद उन्होंने प्रदीप पे सख्ती कर दी, जिसका नतीजा हमें तो नजर आ रहा है, पर शायद माँ को नहीं। पर पसंद की शादी से क्यों इतना ऐतराज है माँ को? पुरानी बात है, बताओ ना। रात बहुत हो गई है, सोना नहीं है क्या? सो जाएंगे, अभी तो 10 ही बजे हैं। तुम तो क्लिनिक से आते ही 11 बजे हो। खिड़की से बाहर देखो तो कितना अंधेरा है, कोई आवाज नहीं। हाँ पर तुम कहो ना। ठीक है, इंटरकॉम करके चाय मंगवा लो, बालकनी में बैठते हैं। मैं बना लाती हूँ ना। नहीं प्रिया, मंगवा लो। ठीक है, क्या नंबर है किचन का? 75। ओके। थोड़ी देर में चाय आ गई। दोनों बालकनी में कुर्सियों पर आ बैठे। मौसम बहुत ठंडा है यहाँ। हाँ, अब तो दिन ब दिन ठंड बढ़ेगी ही। वैसे दिवाली जैसा कुछ नहीं लग रहा अब तक। हाँ, पता नहीं माँ के मन में क्या चल रहा है। अच्छा, तुम वो बात तो बताओ जिसके लिए हम यहाँ आकर बैठे हैं। ठीक है, बताता हूँ। रामगढ़ हमारे पुरखों द्वारा बसाया गया इलाका है। इसकी सारी जमीन हमारे परदादा नटवर सिंह के अधीन थी। उन्होंने ही इस हवेली का निर्माण अंग्रेजी कारीगरों से करवाया था। हमारे दादाजी की 3 औलाद हुई। सबसे बड़े हमारे दादा केशव सिंह, दूसरे हरि सिंह और एक बेटी सुशीला। हरि सिंह दादा 20 वर्ष की उम्र में ही है जैसे चल बसे। बेटी की शादी उन्होंने टिकड़ी के जमींदार से कर दी। हमारे दादा की शादी भी एक बड़े घर की बेटी आनंदी देवी से हुई, जिनसे उन्हें 2 बेटे हुए, हमारे बाबूजी माधव सिंह और चाचा राम सिंह। हमारी माँ भलिया के बहुत बड़े जमींदारों के परिवार की बेटी थी, धर्म कर्म की कट्टर और जिद्दी। क्योंकि हमारे बाबूजी बहुत मुलायम मन और गरीबों की हिमायत करने वाले व्यक्ति थे, वो किसी की भी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। कहीं वो सब कुछ ही ना लुटा बैठे। शायद यही सोचकर दादाजी ने बाबूजी की शादी माँ से करवा दी, और हुआ भी वही। माँ ने बाबूजी को संभाल लिया। एक तरह से पूरी हवेली की जिम्मेदारी ही उन्होंने उठा ली।
बाबूजी को जमीनों के काम में खास रुचि नहीं थी, माँ ने वो भी संभाल लिया। चाचा अपनी पढ़ाई पूरी कर लंदन से लौटे तो उन्होंने भी जमींदारी में कोई खास रुचि नहीं ली। दादा दादी ने उनके लिए एक लड़की देख ली थी और चाहते थे कि वो जल्दी शादी कर लें, पर चाचा को अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। उन्होंने कहा कि पहले वो भारत भ्रमण पे जाना चाहते हैं, इसके बाद ही शादी करेंगे। सभी राजी हो गए। 2 महीने बाद जब चाचा लौटे तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें एक लड़की पसंद आ गई है और वो उसी से शादी करेंगे। वो लड़की एक क्लर्क की बेटी थी। आनाकानी के बाद आखिर सबको मानना पड़ा और शादी हो गई। आशा चाची शादी के बाद हवेली आ गई। माँ ने हवेली के सारे नियम उन्हें समझाए और वो भी जल्दी ही समझ गई। चाचा को जमीनों में रुचि नहीं थी, पर फिर भी दादाजी और माँ के कहे अनुसार वो सारे काम कर देते थे। कुछ समय बाद माँ ने हवेली की और नौकरों की देखभाल का काम चाची के जिम्मे डाल दिया और पूरी तरह जमींदारी के काम में जुट गई, क्योंकि दादाजी बीमार रहने लगे थे। और फिर कुछ समय बाद ही वो स्वर्ग सिधार गई। माँ को उनसे बेहद लगाव था। वो उन्हें अपना पिता ही समझती थी। दादी के कहने पर उन्होंने जमीन का काफी हिस्सा चाचा राम सिंह के नाम कर दिया, ताकि उनसे होने वाली इनकम से वो अपना परिवार संभाल सके। इतना कहकर रमेश थोड़ा रुक गया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? नहीं तो आगे बताओ ना। तब तक हम दोनों भाई इस दुनिया में आ चुके थे। प्रदीप के पैदा होने के 2 साल बाद चाचा जी के यहाँ गणेश पैदा हुआ और उसके 2 साल के बाद चाची ने एक बेटी को जन्म दिया। इस वंश की वो इकलौती बेटी थी। सभी बहुत खुश थे। हम तीनों भाई के भी अब हमारी बहन राखी बांधेगी। उसका नाम गीता रखा गया। घर में सभी उससे बहुत प्यार करते थे। माँ भी उसे बहुत चाहती थी। जब गीता 6 वर्ष की थी तो अचानक एक दिन चाची ने सबको यह कहकर हैरान कर दिया कि वो परिवार सहित लखनपुर में रहने जा रही हैं। माँ, बाबूजी और दादी को एकदम झटका सा लगा। उन्होंने चाची को बहुत समझाना चाहा, पर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। चाचा एकदम चुप थे। वो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैं उस समय 12 वर्ष का था और मुझे याद है कि माँ ने चाची के सामने हाथ भी जोड़े थे और पूछा था कि उन्हें यहाँ किस चीज की कमी है जो वो अचानक अपने मायके वाले इलाके में जाना चाह रही हैं। पर चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। गणेश, गीता और चाचा जी के साथ वो चली गईं। उनके जाने के कुछ ही दिन बाद पता चला कि उन्होंने रामगढ़ में उनके हिस्से की सारी जमीन बेच दी थी और तिजोरी से सारे जेवर भी ले गई थी। दादी को ये सब देखकर दिल का दौरा पड़ा और वो गुजर गईं। माँ भी गहरे सदमे में थी, जिनसे उबरने में उन्हें बहुत समय लगा। बाबूजी भी अपने आप में सिमट गए। फिर माँ ने अपने आप को मजबूत किया और फिर से जमीनों को संभाला, पर फिर से सब कुछ वैसा कभी ना हो सका। उधर चाची ने लखनपुर में जमीनें खरीदी। उनमें से कुछ उन्होंने अपने भाई और उसके बच्चों के नाम कर दी। फिर ना कभी वे लौट के आईं और ना माँ ने ही उन्हें कभी बुलाया। बस यही बात है जो माँ तुम्हें कभी दिल से नहीं अपना सकी। ओह, यह तो सरासर विश्वासघात था रमेश। माँ ने इतना भरोसा किया और बदले में चाची ने ये किया। दिल तो टूटना ही था उनका। हाँ, इसीलिए वो शायद प्रदीप का रिश्ता भी उससे ना करें जिससे वो शादी करना चाहता है। अब क्या करोगे? प्रदीप को कैसे मनाओगे? मनाना प्रदीप को नहीं, माँ को है प्रिया। मगर कैसे, यही तो समझ नहीं आ रहा। चलो अब सो जाते हैं, कल सोचेंगे कि क्या करना है। दूसरे दिन दोपहर को दोनों ने प्रदीप से बात की और बाजार जाने के बहाने वो प्रदीप के साथ उस लड़की से मिलने गए जिसे वो प्यार करता था। सीमा नाम था उसका। रमेश और प्रिया को लड़की बहुत भली लगी, पर माँ को मनाना तो दूर की बात थी, उनसे इस विषय पर बात करना भी मुश्किल था। तभी प्रिया को एक आइडिया आया। उसने उन तीनों को बताया, तुम्हें लगता है कि यह आइडिया काम करेगा प्रिया? इसके सिवा कोई और चारा है क्या हमारे पास? पर सीमा को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं भाभी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जब मुझे प्रदीप से प्यार हुआ तो मुझे पता भी नहीं था कि इनके माता पिता कौन हैं। हाँ तो ठीक है, फिर प्रदीप तुमसे जो कहा है वो करो। सीमा, तुम परसों पहुंच जाना टाइम से। ठीक है भाभी। एक बार फिर सोच लो सीमा, प्रदीप ने कहा। इसमें क्या सोचना है? अपने मम्मी पापा से पूछ लो, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो भी मेरी खुशी में ही खुश हैं। ठीक है, फिर देखते हैं माँ का इस पे क्या रिएक्शन आता है। 4 दिन बाद दिवाली की छुट्टियां थी। हवेली में माँ व्यस्त हो गई थी। रमेश और प्रदीप भी उनके कहे अनुसार काम कर रहे थे। रमेश और प्रिया ने महसूस किया कि माँ प्रदीप से बहुत कम बात कर रही थी, पर प्रदीप हर काम उनसे पूछकर ही कर रहा था। प्रिया और रमेश के कहे अनुसार वो जितना हो सके माँ की आंखों के सामने ही रहना चाह रहा था। प्रिया के आइडिया पर भी काम हो रहा था, जिसकी भनक भी इन चारों के सिवा किसी और को नहीं थी। दिवाली से 2 दिन पहले जब माँ और बाबूजी शाम के समय जब लॉन में बैठे थे, तभी रमेश, प्रदीप और प्रिया उनके पास आकर बैठ गए। चाय पियोगे तुम सब? माँ ने पूछा। हाँ माँ,
मैं पीऊंगी, प्रिया ने कहा तो रमेश और प्रदीप ने भी हाँ में सर हिला दिया। माँ ने कुछ दूर खड़े लड़के को बुलाकर उनके लिए चाय लाने को कहा। चाय पीने के बाद रमेश ने कुछ पेपर निकाल कर माँ के सामने रख दिए। ये क्या है? ये कोर्ट से मंजूर पेपर है माँ। किस चीज़ के? यही कि प्रिया और सीमा का हमारी पुश्तैनी जायदाद से कुछ लेना देना नहीं होगा। कभी भी ये कोई भी जमीन या हवेली में कभी कोई हिस्सा नहीं मांगेंगी और इन्हें पुश्तैनी जायदाद पर कभी कोई अधिकार नहीं होगा, ना इन्हें ना हमारे होने वाले बच्चों का। इन्हें बस वही मिलेगा जो इनके पति इन्हें कमा कर देंगे। अरे ये सब क्यों? बाबूजी बोल उठे। हम सब माँ के डर और दर्द को समझते हैं बाबूजी। हमें कुछ नहीं चाहिए माँ, सिवाय आप दोनों के प्यार और आशीर्वाद के। बस आप प्रदीप को सीमा से शादी की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ये दोनों अपना घर कैसे बसा सकते हैं। पेपर हाथ में लिए माँ बहुत देर यूं ही बैठी रही और शून्य में देखती रही। माँ क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? प्रिया घबरा गई। हाँ हम ठीक हैं बहू। तो फिर बच्चों को जवाब दो गायत्री। माँ ने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। सभी घबराए हुए थे कि जाने माँ क्या करने वाली है। हेलो जी, हम गायत्री बोल रही हैं। क्षमा चाहते हैं, हम आपके घर रिश्ता लेकर नहीं आ रहे हैं। हमारे बेटे ने लड़की पसंद की हुई है जिसका हमें पता नहीं था। सामने से क्या कहा गया किसी को पता नहीं चला। जी जरूर, हमारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हुआ तो जरूर बताएंगे। धन्यवाद। इतना कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। फिर उन्होंने सबके चेहरों को देखा और बोली, सीमा से मिलना है हमें। कब आ सकती है वो? अब तो काफ़ी शाम हो गई है, वो इतनी देर बाद घर से नहीं निकलती। कल सुबह बुला लूँ? प्रदीप ने धीरे से कहा। ये तो अच्छा है कि वो इतनी देर बाहर नहीं रहती। उसे फ़ोन कर दो कि कल सुबह आ जाए। जी, प्रदीप ने कहा, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहू। जी माँ। जरा रसोई आज तुम देख लो, क्या बनवाना है खाने में महाराज को बता दो। हमारे लिए पालक का सूप जरूर बनवा देना, बाकी सबसे पूछ लो। माँ, पालक का सूप मैं बना दूँ आपके लिए? मेरे पापा कहते हैं कि मैं अच्छा बनाती हूँ। हाँ बना दो। जी। प्रिया खुश हो गई और उसकी ये खुशी माँ की नज़रों से छुपी ना रही। आप क्या खाएंगे बाबूजी? सूप तो मैं सबके लिए ही बना दूंगी। बहू, तुम्हें कोफ्ते बनाने आते हैं क्या लौकी के? जी बाबूजी। तो बना दो। वैसे गायत्री भी बहुत अच्छी बनाती है, पर बहुत दिन से खाए नहीं है। ठीक है बाबूजी, माँ जैसे तो शायद ना बना सकूं, पर कोशिश करूंगी। बस थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देना बहू। ठीक है माँ। और क्या बनाऊं? बता दो सब अपनी फरमाइश भाई। आज बहू की पहली रसोई है। माँ ने अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखते हुए कहा। रमेश, प्रदीप सहित बाबूजी भी बहुत हैरान थे और प्रिया तो इतनी खुश थी जैसे उसे कोई खोया खजाना मिल गया हो। बाकी आपका जो मन करे बना ले। ठीक है, सबसे पहले मैं खीर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उसमें समय लगता है। महाराज से पूछ लेना, सामान जो चाहिए वो रसोई में ही है। जी। प्रिया ने रमेश को प्यार से देखा और उठकर अंदर चली गई। सूप कैसा बना है माँ? बहुत अच्छा है। पालक सूप में पुदीना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोफ्ते भी अच्छे बने हैं। थैंक यू माँ। एक काम करना बहू। जी कहिए। संडे को कुछ स्पेशल बनाना। कुछ खास है उस दिन माँ? मेरी एक सहेली हर साल आती है मिठाई लेकर, बड़ी तारीफ करती रहती है अपनी बहू की। मेरी बहू ये अच्छा बनाती है, वो अच्छा बनाती है। अब पता चलेगा उसे कि किसकी बहू ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। रमेश, प्रदीप और बाबूजी का तो निवाला मुंह तक आते आते रुक गया। सब हैरानी से उन्हें देख रहे थे। क्या हुआ? कोई भूत देखा क्या? खाना खाओ सब। माँ ने एक और कोफ्ता अपनी प्लेट में लेते हुए कहा। जाने क्यों प्रिया को एक सुकून सा मिला। दूसरे दिन करीब सुबह 10 बजे प्रदीप सीमा को ले आया। सीमा थोड़ी सी घबराई हुई थी, पर इतनी नहीं कि माँ के सवालों के जवाब सही से ना दे पाई। सभी बाहर लॉन में बैठे। ये तो हमें पता है कि आपका नाम सीमा है, इसके अलावा कुछ और बताओ अपने बारे में। माँ ने तीखी नज़र से उसे परखते हुए कहा। जी कुछ खास तो नहीं है। मेरे माँ और पापा दोनों अध्यापक हैं। मेरे बड़े भैया भी अध्यापक बनने के लिए कोर्स कर रहे हैं और मेरी रुचि भी उसी में है। बस यही 4 लोगों का परिवार है हमारा। ओह अच्छा, घर में सभी अध्यापक, ये तो अच्छी बात है। सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाते हैं या बाहर भी? जी बाहर भी पढ़ाते हैं, पर ट्यूशन नहीं। उन बच्चों को जो फीस नहीं भर सकते, या वो बच्चे जिन्हें मजदूरी करनी पड़ती है, उन्हें पढ़ाते हैं, फिर साल भर बाद पेपर दिलवा देते हैं। आप भी यही करना चाहती हैं? जी। और अगर हम कहें कि शादी के बाद हम इजाज़त नहीं देंगे इसकी तो शायद। हाँ कहो। तो नहीं बनोगे ना अध्यापिका, यही ना? जी नहीं, अध्यापिका तो मुझे बनना है और इस शर्त पर शादी नहीं कर सकूंगी। क्षमा कीजिए, आपका समय यूं ही बर्बाद किया। जाने की आज्ञा दीजिए। सीमा उठ के खड़ी हो गई।
प्रदीप के चेहरे की रंगत पीली हो गई। उसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था कि वो क्या बोले। बाकी सबका भी वही हाल था। प्रदीप, सीमा को घर छोड़ाओ। और सीमा, तुम हम सब के लिए चाय नाश्ता अपने हाथों से बना कर रखना। हम सब कल शाम को आएंगे आपके माँ पापा से आपको मांगने। जी? मारे हैरानी के सीमा जड़ हो गई। अरे क्या हुआ? तुम दोनों भी जाओ इनके साथ, प्रदीप और बहू। मिलाओ इनके परिवार से और संदेश भी दे दो हमारा। माँ, आप कितनी प्यारी हैं। प्रिया ने माँ के गले में पीछे से अपनी बाहें डालकर उनके गाल पर चूम लिया तो सब एक साथ फिर से घबरा गए। प्रिया, ये क्या कर रही हो? माँ को ये सब पसंद नहीं है। क्यों? मैं तो अपनी जन्म देने वाली माँ को भी ऐसे ही प्यार करती हूँ। फिर ये तो मेरी सासू माँ है। प्रिया ने माँ को और जोर से जकड़ लिया। अरे पर तुम चुप रहो रमेश, और ये मक्खन लगाना बंद करो बहू। जाओ तुम सब, और हाँ जल्दी आना, बहू को खाना भी बनाना है। हमसे नहीं होता आप सब, तुम लोग संभालो, हम तो आराम करेंगे। बस गए और आए माँ। चलो भैया भाभी, प्रदीप ने जल्दी से कहा और कार की तरफ बढ़ गया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर माँ मुस्कुरा दी। प्रदीप की शादी भी बड़ी सादगी से मंदिर में ही हुई। शादी के तीसरे दिन उन चारों को ही तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि माँ ने बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा है, जिसमें सारे रामगढ़ के निवासियों को न्योता दिया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। और यह रिसेप्शन सिर्फ प्रदीप और सीमा का ही नहीं बल्कि रमेश और प्रिया के लिए भी था। रिसेप्शन के दिन सुबह ही माँ ने प्रिया और सीमा के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा चोली और जड़ाऊ गहने उनके कमरों में रखवा दिए थे। पार्लर वाली भी दोनों के कमरों में आ गई थी। रिसेप्शन पर दोनों जोड़ों को सभी ने बधाई और आशीर्वाद दिए। माँ और बाबूजी के चेहरे से लग रहा था कि वे बहुत खुश हैं। प्रिया की हैरानी तब बहुत ज्यादा बढ़ गई जब उसने अपने सारे परिवार को वहाँ देखा। सीमा का परिवार तो था ही वहाँ, मेरे परिवार को कब बुलाया माँ ने? प्रदीप की शादी से पहले ही फोन नंबर लिए थे माँ ने मुझसे और तुम्हें बताने को मना किया था। सच? माँ ऊपर से कितनी कठोर लगती है ना, पर मन तो एकदम निश्चल है। काश चाची ने उनका दिल ना दुखाया होता। अब जो हो गया वो हो गया। तभी माँ और बाबूजी उनके पास आए तो चारों ने उनके पांव छुए। कुछ देना चाहते हैं हम तुम दोनों को, माँ ने प्रिया और सीमा को देखते हुए कहा। आपका आशीर्वाद मिल गया माँ, हमारे लिए तो यही सब कुछ है। फिर भी ये पेपर याद है ना? माँ ने अपने हाथ में पकड़े पेपर दिखाए। हाँ माँ, बिल्कुल याद है, आप बेफिक्र रहिए। बेफिक्र तो तुम दोनों ने हमें कर ही दिया है, पर हमें कुछ और भी चाहिए। कहिए माँ, हम वही करेंगे जो आप कहेंगी, रमेश ने कहा। हाँ माँ, आप कहिए, प्रदीप बोला। तो अब तुम चारों हमें छोड़कर नहीं जाओगे। रमेश, यहाँ रामगढ़ में भी डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है और सीमा के लिए भी यहीं पर एक स्कूल बनेगा जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा बिना किसी फीस के। हमने यहाँ के मंत्री जी से बात कर ली है, वो हमारी मदद करेंगे। बच्चों की किताबें और स्कूल में खाने का इंतजाम भी स्कूल ही करेगा। प्रदीप हमारे साथ जमीनों का काम संभालेगा और प्रिया को हवेली संभालनी होगी। कहो क्या कहते हो? माँ, जो आप कहेंगी वही होगा। चारों उनसे लिपट गए। कोई हमें भी गले मिल लो, बाप हैं तुम सबके। बाबूजी बोल उठे तो सब उनसे भी गले लिपट गए। और ये पेपर तुम सब ही रखो। माँ ने पेपर के छोटे छोटे पुर्जे कर प्रिया और सीमा के हाथों में दे दिए तो सब हंस पड़ी। वैसे ही कोर्ट पेपर वाला आइडिया किसका था? बाबूजी ने अचानक पूछ लिया तो सब एक बार फिर से घबरा गए। किसी का भी हो, बढ़िया आइडिया था, माँ ने हंसते हुए कहा तो सभी हंस पड़े। अभी आप सुन रहे थे कहानी जायदाद।